नमस्कार साथियों, प्रतिभा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्वेश्चनों का सीरीज चल रहा है लाइट चैप्टर का। पहली पार्ट में 0 से 25 तक क्वेश्चन हमने कराया था। उसके बाद 25 से 50 पार्ट 2 में आया था। आज हम लोग पार्ट 3 जिसमें 50 से 75 क्वेश्चन होंगे उसे देखेंगे। बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, बहुत डीप पढ़ेंगे, गहराई से पढ़ेंगे और कॉपी कलम लेके बैठिएगा आप लोग। जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उसे नोट कर लीजिएगा। क्या पता वही एग्जामिनेशन हॉल में आ जाए और आप देख के इग्नोर कर दो। एग्जामिनेशन हॉल में एक एक नंबर आपके सिलेक्शन का भागीदार बनता है, पता आप जानते हैं। और जब जानते हैं तो फिर नोट क्यों नहीं करते हैं? नोट कर लीजिए। अरे कुछ नहीं जाएगा नोट करने से, आपके कॉपी में तो रहेगा। ध्यान रखिए इस बात का। आइए बढ़ते हैं। सबसे पहला पेज लगा हुआ है हम लोगों का, दामाद जी पहली बार ससुराल आए हैं। अच्छा, शुरुआत में ही मजाक। आज का क्लास पूरे मजाक में ही जाएगा समझे, जबकि मूड अच्छा नहीं था मेरा। ये दामाद जी है ससुराल आए हुए हैं। आप जानते हैं कि पहले जब दामाद जी ससुराल आते हैं तो उनका कितना खातिरदारी होता है। पूरे मोहल्ले का पंखा इनके ऊपर लगा हुआ है। पूरे मोहल्ले का जो पंखा है इनके ऊपर लगा हुआ है। ठीक से देख लीजिए आप लोग। एक पंखा, दो पंखा, तीन पंखा, चार पंखा, मतलब पूरे मोहल्ले का पंखा। मतलब दामाद जी को किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या, दिक्कत, कठिनाई, परेशानी, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। भाई साहब, काश ऐसी जिंदगी हम लोगों को भी मिले। चलिए पढ़ाई करते हैं। मर मजाक तो होते रहेगा पूरे पढ़ाई के दौरान, ये सब चलना भी चाहिए मेरे समझ से, क्योंकि ये प्रेशर कुकर नहीं है, ये ब्रेन है और इसको हम वैसा ही यूटिलाइज करेंगे जैसा करना चाहिए। सवाल नंबर देखते हैं। थिएटर में नहीं, ये सवाल नंबर ये नहीं है, 51 से सवाल है। सवाल ये है, एक लेंस कैसे होकर गुजरने वाली प्रकाश बिना किसी विचलन के निकल जाएगी। साथियों, कल भी मैंने एक बात बताया था। इस टाइप से 3 बातें आ सकता है आपके बीच, 1 2 3। पहला क्या है? पहला है कि यदि प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर चले, प्रकाश मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष के समांतर चले तो वह फोकस से होकर गुजरेगा। कहां से होकर गुजरेगा? फोकस से होकर गुजरेगा। यदि वह प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरेगा तो बिना विचलन के निकल जाएगा। बिना विचलन के निकल जाएगा। और 0 डिग्री का कोण बनाएगा। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तीसरा कंडीशन ये है, यदि वह वक्ता केंद्र से होकर गुजरेगा तो फिर वह रिटर्निंग वक्ता केंद्र से ही आपस हो जाएगा। यानी कि वक्ता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण टकरा कर फिर आपस लौट जाती है। क्या करती है? आपस लौट जाती है। इसका यह मतलब है कि अपना आंसर क्या होने वाला है? प्रकाशीय केंद्र, क्योंकि बिना विचलन के आगे निकल जाती है तो प्रकाशीय केंद्र बिना विचलन के आगे निकल जाएगा, 0 डिग्री का कोण बनाएगा। बढ़ते हैं अगला सवाल पे। जब एक वस्तु को उत्तल लेंस की 2f स्थिति पर रखा जाता है तो छवि का आकार क्या होता है? साथियों, मैंने कल भी कोई ना कोई क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का डिस्कशन किया था। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखिएगा, इसको हम सिखा पाते हैं आपको, हमें उम्मीद है कि सिखा लेंगे। एक उत्तल दर्पण है, उत्तल लेंस है, सॉरी दर्पण नहीं है। उसके बाद ये आपको ऐसा रहा, उसके बाद ए इस प्रकार से रहा। अब अपने पास ये तो आपको हो गया पी बोलो या इसे ओ बोलो, ऑप्टिक सेंटर। यहाँ पहली फोकस है, इसको F1 बोलो।
ये दूसरी फोकस है, इसको F2 बोल दो, और ये अनंत है। अब हम वस्तु को यदि पहली ध्रुव और फोकस के बीच रखे, यहाँ रखे, तो फिर प्रतिबिंब जो है लेंस के पीछे यहाँ बनेगा, और कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा। कल्पना कैसा होता है? हमेशा सीधा और बड़ा। उसके बाद यदि हम फोकस पे रखे, कहाँ रखने चले? फोकस पे रखे, कंडीशन नंबर 2, तो अपने इधर भी ये चीजें कुछ बनेगा, जैसे फोकस नंबर दूसरा और दोहरी फोकस। पहली फोकस वहां है, 2F1 ही कर लो, अच्छा रहेगा, या फोकस 2 कर लो। पहली फोकस दूसरी फोकस, ठीक है। 2F2, ये F1 है और ए अनंत है। अगर पहली फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा भाई? अनंत पे। कंडीशन नंबर 2, यदि हम F1 और F2 दोनों के बीच रखते हैं प्रतिबिंब, तब यह प्रतिबिंब जो है यहाँ बनेगा, अनंत और दोहरी फोकस के बीच, यानी तीसरा कंडीशन यहाँ फुलफिल होगा। यदि यहाँ प्रतिबिंब को रखते हैं, वस्तु को रखते हैं, तो प्रतिबिंब जो है दूसरी फोकस पर बनेगा, और कंडीशन नंबर कितना है? 4। यदि हम वस्तु को दोनों के बीच दोहरी फोकस और अनंत के बीच रखते हैं, तब अपना प्रतिबिंब जो है ये पहली फोकस और दूसरी फोकस के बीच बनेगा। और कंडीशन नंबर 5, यदि हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं, जो कंडीशन नंबर 6 है, तो इसका प्रतिबिंब जो है अपने को पहली फोकस पे अनंत पे रखेंगे तो फोकस पे मिलेगा, यानी कि 6 नंबर कंडीशन यहाँ नीचे ही रख देते हैं, ताकि सबका नीचे आया है तो इसका भी नीचे ही कर देते हैं। एक बात और बता देते हैं साथियों आपको, ऐसा जब होगा तो ए वाली जो दोहरी फोकस पर प्रतिबिंब बना है इस समान बनेगा। क्या बनेगा? समान। क्योंकि वस्तु को हम फोकस पर रखेंगे, तो कोई वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, तो फोकस पर रखे हैं तो ये दोनों प्रतिबिंब जो है ये बड़ा बना लेगा। तो ठीक है, यदि वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे तो वह छोटा बना लेगा। आप ही बताइए, अनंत का मतलब होता है बहुत ऊंचाई पे। आप ही बताइए हमको कि हमको ले जाइएगा आसमान में रख दीजिएगा, तो क्या यही साइज हमको दिखेगा वहाँ? नहीं ना, छोटा ना दिखेंगे। सेम बात, यदि वस्तु को हम अनंत पर रखे हैं तो फिर साइज कैसा दिखने वाला है? छोटा। कैसा दिखने वाला है? छोटा। और ये कैसा दिखेगा? बड़ा। ये दोनों शर्त में कैसा दिखेगा? बड़ा। अब सवाल को देख लेते हैं, और इससे संबंधित इसको क्या कीजिएगा, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। घर पे अभ्यास करोगे 2 बार 3 बार 4 बार, ये पूरी की पूरी याद हो जाएगा। इससे बहुत अच्छा अच्छा सवाल बनता है, ये बात जान लीजिए। जब एक वस्तु को उत्तल लेंस की दोहरी फोकस पर रखा जाए तो वह जस के तस प्रतिबिंब रख लेगा। हमने बताया समान प्रतिबिंब बनेगा दोहरी फोकस पे, बता रखा है। आगे बढ़ जाते हैं। एक लेंस की शक्ति इसकी डैश के व्युत्क्रमानुपाती होती है। साथियों, ये जो पावर होता है, पावर जिसको हम लोग शक्ति या क्षमता कहते हैं, शक्ति या क्षमता कहते हैं, लेंस की क्षमता, ये फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है? फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फोकस दूरी, इसका ये मतलब है कि यदि पावर बढ़ेगा तो फोकस क्या करेगा? घटेगा। पावर बढ़ेगा तो फोकस क्या करेगा? घटेगा। हम एक कंडीशन आपको बता देते हैं, बाप बराबर बेटा बटा दुश्मन। क्या है? बाप बराबर बेटा बटा दुश्मन। आप लोग गांव देहात में देखते होंगे, सब जगह यही होता है। बाप के धन पर बेटा का हक होता है और बेटा के धन पर भी बाप का हक होता है। यानी बाप कमा रहा है तो बेटा की भी पूंजी क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसका यह मतलब है बाप बढ़ेगा तो बेटा भी क्या करेगा? बढ़ेगा। यदि बाप घटेगा तो बेटा भी घटेगा, और दुश्मन क्या करेगा? बढ़ेगा। और अगर दुश्मन बढ़ेगा तो बाप भी घटेगा और बेटा भी घटेगा। समझ में आया होगा आपको? बाप बढ़ेगा तो बेटा भी बढ़ेगा, बाप घटेगा तो बेटा भी घटेगा। लेकिन अगर दुश्मन बढ़ेगा तो बाप और बेटा दोनों घटेगा। यदि दुश्मन घटेगा तो बाप बेटा दोनों बढ़ेगा। इसी प्रकार से मैंने क्या किया, इसको उतार लीजिएगा आप लोग, इसको नोट कर लीजिएगा। पावर शक्ति
अब हम आपको बता दें कि P बराबर जो होता है, P बराबर 1/f होता है और A होता है यहाँ सेंटीमीटर में। किसी को दिक्कत? यदि इसी को मीटर में करना हो तो P बराबर में कर सकते हैं 100/f, A हो जाएगा मीटर में। ये दोनों कंडीशन आप याद रखिएगा। क्षमता का मात्रक साथियों, क्षमता का मात्रक जो होता है, क्षमता का मात्रक, क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, डायोप्टर, डायोप्टर। और क्षमता का एसआई मात्रक होता है मीटर इनवर्स। इतनी बातें ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर कोई क्वेश्चन मिलेगा तो इससे आगे डिस्कशन करेंगे, केवल यही बात रिवीजन नहीं करेंगे, यही बात रिपीट नहीं करेंगे। जब भी आएगा कुछ नया आएगा हमारे सामने, है ना। बोर्ड छोट पड़ जाती है, मैंने इस बारे में कल भी बताया था और सर बोले थे कि नए पेज लीजिएगा, लेकिन हमें लगता है कि क्वेश्चन पर ही अगर डिस्कशन रहे तो ठीक रहेगा। जहाँ जरूरत पड़ेगी हम नए पेज आप लोगों के लिए लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक में -20 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई है। ऐसे परिदृश्य में निम्नलिखित में कौन सा सत्य हो सकता है? साथियों, यदि माइनस लगा हुआ है तो मैंने बताया था अवतल का कहानी माइनस में चलता है। अवतल में फोकस दूरी नेगेटिव, त्रिज्या नेगेटिव, आप कहो तो क्षमता नेगेटिव, क्षमता नेगेटिव, आवर्धन नेगेटिव, आवर्धन नेगेटिव, वस्तु दूरी, वस्तु दूरी ए भी नेगेटिव, और अवतल में उत्तल में, और ये बातें जो है दर्पण और लेंस दोनों में काम करता है। फोकस दूरी पॉजिटिव, त्रिज्या पॉजिटिव, क्षमता पॉजिटिव, क्षमता पॉजिटिव, उसके बाद आवर्धन ए भी पॉजिटिव, उसके बाद वस्तु दूरी ए नेगेटिव ही रहेगा। ये क्या रहेगा? नेगेटिव। वस्तु दूरी हर जगह यू का मान हमेशा नेगेटिव रहता है, और प्रतिबिंब दूरी डिपेंड करता है स्थिति पे, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। एक काम दोनों में होगा, उत्तल में और अवतल में, दोनों में होगा। तो इसका ये मतलब है कि भी का मान पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव दोनों में, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। इसका ये मतलब है कि यहाँ दोनों उत्तल है, उत्तल अगर होगा तो माइनस में तो हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले मैं इसे काट दूंगा। अवतल दर्पण यहाँ उत्तल है ना इस ऑप्शन में, इसलिए इसको काटिए। यहाँ उत्तल है इसलिए इसको काट लीजिए। क्या ये मतलब है कि एक ही ऑप्शन है जो शुद्धता से बचा हुआ है, हम इसके साथ चले जाएंगे। ठीक है, बढ़ जाए आगे। इरादा इसको थोड़ा सा एक बार कॉपी में नोट कर लीजिएगा आप लोगों को काम लगेगा जरूर। बढ़ते आगे। इनमें से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है? हाँ साथियों, एक बात बता देते हैं, कार का हेडलाइट में कौन सा लेंस का यूज करना है? उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ होता है? उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ होता है? यदि यहाँ अगर जवाब देखा जाए तो माइक्रोस्कोप में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। माइक्रोस्कोप में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण लगता है। क्या लगता है? अवतल दर्पण। फ्लैश लाइट में भी अवतल दर्पण लगता है, अवतल दर्पण। और बाइस्कोप में साधारण शीशा होता है, साधारण शीशा। बाइस्कोप में साधारण शीशा लगा हुआ रहता है। आगे बढ़े, चलिए। गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई हो वो क्या कहलाता है? साथियों, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक है उत्तल दर्पण और एक है अवतल दर्पण। दर्पण, इसका परावर्तक सतह उभरा होता है। परावर्तक सतह उभरा होता है। परावर्तक सतह क्या होता है? उभरा होता है। इसका परावर्तक सतह धंसा होता है। परावर्तक सतह
फंसा होता है। अब सवाल देखिए, गोलाकार दर्पण जिसके परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई हो, अगर बात उभरी हुई हो तो इसका यह मतलब है कि उत्तल दर्पण आंसर होने वाला है, तो हम इसके साथ चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? अच्छा, कहाँ रखी हुई है? उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है। साथियों, उत्तल दर्पण के सामने हमेशा काल्पनिक और काल्पनिक मतलब आभासी भी सीधा छोटा प्रतिबिंब बनाएंगे और ध्रुव और फोकस के बीच वो वस्तु क्या करेगा? रहेगा। एक ही ऑप्शन करेक्ट है और एक ही कंडीशन फुलफिल भी कर रहा है यहाँ, तो हम उसको लेके चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे भी सवाल है। हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे आज और 50 से 75 57 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। समय थोड़ा सा नहीं रहता है मेरे पास, इसलिए नहीं आते हैं। आप लोगों का शिकायत था, कल 2 वीडियो डलाया था जिसमें बहुत सारे कमेंट्स आप लोग कर रखे थे कि सर काफ़ी लेट कर दिया आप आने में, आपका कंटेंट बहुत अच्छा रहता है, आपके बारे में बहुत बातें सुने हैं। अब आप सुने हैं, कुछ होगा तो सुने हैं, क्योंकि बात उसी का होती है जिसमें कुछ बात होती है। अगर आप सुने हैं तो कुछ ना कुछ होगा, तब तो सुने हैं। ऐसे कौन किसी के बारे में बोलता है? एक बात हम आपको बता दें कि शिक्षा ग्रहण करना तपस्या है। शिक्षा ग्रहण करना एक तपस्या है और आपको ये तपस्या करनी पड़ेगी। पता है क्यों? क्योंकि आपको या आप उस परिवार से जरूर बिलोंग करते होंगे जहां पूरा के पूरा भार परिवार का वो आने वाला कल में आप पे होगा, क्योंकि आप उस लायक हो, आप सीरियस हो। जिसे मर्जी नहीं होगा वो वीडियो क्यों देखेगा? पढ़ाई का वीडियो क्यों देखेगा? इतनी सारी वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, वो सब क्यों नहीं देखेगा? मजा लेगा। अगर आप पढ़ने के लिए बैठ चुके हो, इसका यह मतलब है कि आप सीरियस हो, वो आप भार उठाने के लिए अपनी परिवार की, अपनी समाज की, अपने देश की, अपने कर दुनिया की भार उठाने के लिए आप काबिल बनने की कोशिश कर रहे हो। और आपको भी पता है कि जिस पेड़ में जितना फल होता है उस पेड़ पर उतना ही झटहे चलते हैं, तो आपको परेशानी भी उतना ही आएगा। लेकिन कहा गया है कि समस्या के बाद ही तो सफलता है। आप समस्या के पार करोगे तब सफलता है। समस्या को पार कीजिए। आपको हम एक चीज देते हैं, इसलिए हम आपको कहते हैं कि मेहनत इतनी करो, मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे बेटा ले जाए, तेरे हक का था, ये तेरे लिए ही था। इतनी मेहनत करो, मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी कहे ले जा, ये तेरे लिए ही था। ठीक ना? आते हैं 57 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बातें भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, मर मजाक सब करेंगे। मेरा एक आदत रहा है पढ़ाई में, अगर मर मजाक ना हो तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम हर चीज करते हैं। मोटिवेशन है, मजाक है, सब कुछ कीजिए। यही तो जिंदगी है। मर जाने के बाद कोई कुछ करेगा क्या? जो करना है जिंदगी में ही करोगे, है ना? इसलिए कीजिए। इस सवाल को देखते हैं। थिएटर में 3D फिल्में देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनने होते हैं, क्यों? देखिए, विशेष चश्मे इसलिए पहना देते हैं क्योंकि थिएटर से निकलने वाला जो रे होता है वो हमारे आंख पर डायरेक्ट पड़ता है और हानि पहुंचा सकता है। इसलिए हम लोग 3D चश्मे पहन लेते हैं। और 3D चश्मे पहनने से जानते हो क्या होता है? ऐसा फील होता है कि जो हीरोइन नाच रही है मेरी वाली ही है। समझे? मतलब एकदम अपनापन नजर आएगा। वो कहानी जो दिखा रहा है लगेगा कि मेरे साथ घटित हो रहा है। वो जो हम नाच कर रहे हैं, कर तो हीरो रहा है लेकिन लगेगा कि हम कर रहे हैं। समझे? इसलिए 3D चश्मे पहना दिया जाता है। 3D फिल्में विशेष रंग इस्तेमाल करती है जो मानव आंखों द्वारा महसूस नहीं किया जा सकते, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसके चश्मों को पहुंचा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। एक बार सारे ऑप्शन को देख लीजिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई मिस्टेक हो जाता है तो हम आपसे माफी मांग लेंगे।
मेरे अंदर वो चीज़ें है कि हम माफ़ी मांग लेते हैं, मुझे झुकना आता है। हम उतना ईगो भरे एटीट्यूड भरे लोग नहीं है। हमें एक ही चीज़ बने पता है कि मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में ही जाना है। फिर एटीट्यूड ईगो इस किस बात का ये सब होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए मेरी समझ से। और किसी के पास है तो निकाल के फेंको पहले, ये इंसान को हराने में बहुत मदद करता है। आपको तो जीतना है ना, इसलिए आप क्या करो, ये सबको हटाओ पहले। पेरिस्कोप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप में साधारण शीशा का प्रयोग किया जाता है। पेरिस्कोप में साधारण शीशा का प्रयोग करते हैं। और पेरिस्कोप परावर्तन के नियम पर कार्य करता है। परावर्तन के नियम नियम पर कार्य करता है। प्रिज्म में फ्लिंट ग्लास लगा रहता है। कौन सा ग्लास लगा रहता है? फ्लिंट ग्लास लगा रहता है। किसी को दिक्कत? ये ऑप्शन में इतना ही हो सकता था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को देखते हैं। पेरिस्कोप, इनमें से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है? मेरे साथियों, ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है। स्टेथोस्कोप में ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है, किसी भी प्रकार का लेंस नहीं लगा होता है। स्टेथोस्कोप भी परावर्तन के नियम पर कार्य करता है। ध्वनि के परावर्तन के नियम पर कार्य करता है। परावर्तन के नियम पर कार्य करता है। स्टेथोस्कोप वही होता है जो डॉक्टर आपके जो है दिल की धड़कन को सुनने के लिए लगाते हैं, नहीं करते हैं। घर में जैसे ही कोई बीमार पड़ेगा, डॉक्टर साहब आएंगे, स्टेथोस्कोप निकालेंगे, कान में घुसाएंगे और आपके सीना पर लगा के कहेंगे फुलाओ पचकाओ, फुलाओ पचकाओ, और आपकी सांसों को देखेंगे और तब कहेंगे देखो तू ऊपर से बीमार है अंदर से जिंदा है, नहीं कहते हैं? तो वही स्टेथोस्कोप है जो ये बताता है कि हमारे दिल की धड़कन धड़क रही है। जिस दिन वो धड़कन रुक गया, डॉक्टर साहेब भोज के न्योता के लिए तैयार रहिए। नहीं, और धड़कन रुकेगा तो डॉक्टर साहब को बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे भोज खाने के लिए? बुलाओगे ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जल की बूंदों से डैश होकर इंद्रधनुष बनता है। साथियों एक बात हम आपको बताते हैं, इंद्रधनुष के बारे में आज के बाद सवाल भी गलत नहीं होगा और इससे ज्यादा होता भी नहीं है, ठीक ना? एकदम लेवल ऊपर लेके चलेंगे। इसके लिए एक नया पेज ले लेते हैं आपको समझाने के लिए इंद्रधनुष के बारे में। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष ये क्या है? रेनबो इंग्लिश में शायद बोलते हैं, रेनबो। अच्छा, शायद हम इसलिए बोले हैं क्योंकि कंफर्म तो है लेकिन मेरे जबान से पता नहीं क्यों निकल जाता है शायद। शायद ये मेरा बैड हैबिट है। हम इसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, कोई सुधारने वाली नहीं मिल रहा है, मिल जाएगा तो सुधार लेंगे। इंद्रधनुष जो होते हैं यह दो प्रकार के बनते हैं, एक तो प्राथमिक प्राथमिक और एक बनते हैं द्वितीयक। द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होता है जानते हैं? एक अर्धवृत्ताकार वर्षा के बाद जब आप सूर्य के तरफ पीठ करके उसके उल्टा देखिएगा तो आपको एक अर्धवृत्ताकार चांद के तरह 7 रंगों का पट्टी दिखेगा, वही इंद्रधनुष है। 7 रंगों का जो पट्टी दिखेगा अर्धवृत्ताकार, और वर्षा के बाद ही दिखेगा और सूर्य के विपरीत वो बनता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है हम आपको बता दें। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इसका जो पट्टी होता है वो इस प्रकार से होता है, VIBGYOR। इसका ये मतलब है बै जा या आ, बैजा नी हो पी ना ला। मतलब बैगनी, आसमानी या जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये परत या ये पट्टी बनता है प्राथमिक इंद्रधनुष में। प्राथमिक इंद्रधनुष कैसे बनता है, इसका मुख्य कारण क्या है, ये हम आपको बता देते हैं। थोड़ा सा पेज को छोट करते हैं और हम आपको बताते हैं। इसका मुख्य कारण है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का क्या? वर्ण विक्षेपण। और सहायक कारण है परावर्तन अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन
परावर्तन और अपवर्तन। एक चीज और हम आपको बता दें कि प्राथमिक इंद्रधनुष में प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों होता है। और ये कब बनेगा? जब हमारी आंखें और इंद्रधनुष के बीच 42 डिग्री का कोण बन जाए। ठीक है, थोड़ा सा और हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। जब पेज लेवे किए हैं तो पूरा करते हैं। इसमें एक चीज और बताते हैं कि ये बनने का पीछे का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक आंतरिक परावर्तन। ये होता है 2 बार और प्रकाश का अपवर्तन होता है 1 बार। प्रकाश का अपवर्तन होता है 1 बार, तब जाके प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कितने बार? 2 बार। अपवर्तन कितने बार? 1 बार। याद रखिएगा, प्राथमिक इंद्रधनुष का मुख्य कारण है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, लेकिन सहायक कारण है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। 42 डिग्री के कोण बन जाएगा तब हम उसे देख पाएंगे। और इसका पट्टी का जो है रेंज क्या होता है, स्तर क्या होता है? बैजानी हो पी नाला, इस हिसाब से होता है। आते हैं द्वितीयक में। द्वितीयक में अगर हम आए तो थोड़ा सा हम इसको लंबा ले लेते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, कितना समय लगेगा लिख लीजिएगा। द्वितीयक में क्या होगा? ये उल्टा हो जाता है। द्वितीयक में क्या होता है? उल्टा हो जाता है। उल्टा कहने का ये मतलब है कि ऊपर से बनने लगता है VIBTYOR। मतलब तो लिखा चुके हैं पहले ही। अब इसमें और क्या होगा? इसका मुख्य कारण तो हम बता चुके आपको। अब इसमें क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन 2 बार। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कितने बार? 2 बार। और अपवर्तन भी 2 बार। अपवर्तन भी कितने बार? 2 बार। पूर्ण आंतरिक परावर्तन 2 बार, प्रकाश का अपवर्तन 2 बार होगा, तब द्वितीयक इंद्रधनुष बनेगा। और यह 55 डिग्री के एंगल पर बनेगा। कितना डिग्री के एंगल पर बनेगा? 55 डिग्री के एंगल पर बनेगा। इसकी ऊपरी परत कौन सा होगा? बैगनी। निचली परत कौन सा होगा? लाल। प्राथमिक का ऊपरी परत कौन होगा? लाल। निचली परत कौन होगा? बैगनी। समझा पाए ठीक से? बढ़े आगे, चलिए 62 नंबर सवाल देख लेते हैं। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से कौन सा रंग कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के बाद सबसे कम विचलन होता है? साथियों, हम इसको इसी पे हम समझा देते हैं। ये आपका हो गया प्रिज्म। जब यहां से एक श्वेत प्रकाश गुजरेगा, श्वेत प्रकाश मतलब कि व्हाइट लाइट गुजरेगा, यह 7 रंगों में बट जाएगा। कितने रंगों में बटेगा? 7 रंगों में। 3 3 6 1 7। ये जो बटेगा इसका नामकरण है बैजानी हो पी नाला। नीचे से ऊपर जो जाएंगे तो हमको तरंग ध्वज चाल वेग बढ़ेगा। क्या करेगा? बढ़ेगा। बाद बाकी सब घटेगा। बाद बाकी सब घटेगा। इसका यह मतलब है कि क्या क्या घटेगा तो हम आपको बता देते हैं, लिख लीजिएगा क्या क्या घटेगा। परावर्तन, अपवर्तन, अपवर्तनांक, परिकिरणन, प्रकाशीय घनत्व, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, ध्रुवीकरण, व्यतिकरण, ये सब घटेगा। अब सवाल को पढ़ते हैं, परिक्षेपण के बाद सबसे कम विचलन किसका होगा? इसका यह मतलब है कि सबसे कम विचलन लाल का होगा। सीधी सी बात है। इसका तो तरंग दैर्घ्य चाल वेग सबसे अधिक होता है, तो सबसे कम विचलन इसी का होगा। और सबसे अधिक विचलन जो है वो बैगनी का होगा। सबसे अधिक विचलन किसका होगा? बैगनी का। विचलन अधिक हम आपको बता दें। देखिए, नीला और नारंगी का तो छोड़ दीजिए, यहाँ लाले और बैगनी पे लड़ाई कीजिए। बैगनी का विचलन भी अधिक,
अपवर्तनांक भी अधिक, प्रकीर्णन भी अधिक, विवर्तन, ध्रुवीकरण, परावर्तन, अपवर्तन, पूर्णांतिक परावर्तन जो भी है सब अधिक। खाली तरंग दैर्ध्य, चाल, वेग कम। और लाल का सब कम, केवल चाल, वेग, तरंग दैर्ध्य अधिक। बढ़ जाएंगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। वास्तविक के सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखना और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखने के कारणों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। साथियों हम आपको बताए थे कि प्रकाश के अपवर्तन के वजह से सूर्य उदय या सूर्य अस्त के बीच 2 मिनट का अंतर हो जाता है। सूर्य अपने आकार से बड़ा दिखता है, तारा टिमटिमाता है, पानी में रखे हुआ पेंसिल, छड़ी, कलछुल ये सब टेढ़ा दिखाई देता है, गमला में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है, तालाब में चल रही मछली अपने वास्तविक आकार से बड़ा और वास्तविक आकार से बड़ा और ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ये सारा के सारा उदाहरण जो है प्रकाश के अपवर्तन का है। इसका यह मतलब है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के वजह से ऐसा होता है। हम लोगों का आंसर क्या होने वाला है? डी। बढ़ते हैं आगे। गली की पीली लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? गली के पीली लाइट में सोडियम का प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस 2 प्रकार के होता है, हालांकि होता तो 4 प्रकार के है, 2 प्रकार यूज में बहुत हम लोग लेते हैं, है ना। नाइट्रोजन जो है इसे हम लोग बल्ब में डालते हैं। कौन में डालते हैं? बल्ब में। और फास्फोरस 2 प्रकार के, लाल फास्फोरस, पीला फास्फोरस खतरनाक होता है, इसे जल में डुबा कर रखते हैं। इसे जल में डुबाकर रखते हैं। और सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। किरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं। यदि इसको बाहर निकाल दिया जाए तो आग लग जाएगा। आप जादू तो देखे हैं, क्या करेगा? मुंह में किरोसिन तेल डाल लेगा और कहेगा कि देखिए हम फूकेंगे तो हमारा मुंह से आग निकलेगा। एक ये मतलब है कि अगर वो किरोसिन डाल ले है तब पक्का हाथ में सोडियम ले ले होगा, ऐसे डाल के फू करेगा तो मुंह में आग निकलेगा। समझे क्या हो रहा है? अच्छा पानी पिलाओ ना थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं। सोडियम इतना नाजुक होता है कि इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अगला सवाल देखते हैं। 65। प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करता है? प्रकाश सबसे अधिक गति से निर्वात में गमन करता है और इसकी गति होता है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। पानी में और वायु में प्रकाश की चाल निर्वात से थोड़ा सा कम होता है, यानी 2.99 कह सको या 2.98 भी कह सकते हो, और गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। पानी में इसका चाल जो होता है 2.05 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। इस डाटा में वेरिएशन दिखने के लिए मिलता है, अलग अलग किताबें में अलग अलग डाटा दिए रखा है, तो आप लोग लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिएगा हमसे। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म क्या है भाई साहब? हमने बताया था कि प्रिज्म एक ऐसी जो है यंत्र है जिससे श्वेत प्रकाश गुजरती है तो वह 7 रंगों में बढ़ जाता है। थोड़ी देर पहले हमने आपको ज्ञान दिया था। प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है या उसके जरिए गुजरे को तितर बितर करता है? ये आंसर सही है। प्रिज्म जो है, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश जब गुजरता है तो उसके प्रकाश को 7 रंगों में बांटने का कार्य करता है, और 7 रंग होता है बैजानी पी नाला। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। अगला सवाल है, ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उन्हें क्या कहता है? जो खुद प्रकाश उत्सर्जित न कहे उसे अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे आपको हो जाएगा ग्रह, चंद्रमा, कॉपी किताब टेबल, कॉपी किताब टेबल ईटीसी कर लीजिए। प्रदीप्त वस्तु वो वस्तु होती है जो खुद से प्रकाश उत्सर्जित करता है, जैसे सूर्य नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा यह उत्पादन करता है। तारा, जुगनू, हमने कल बताया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताए नहीं, जुगनू किस वजह से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है?
उसके पीछे का वजह यह है ट्यूसिफेरेंट, आइए ना, ट्यूसिफेरेंट नामक प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? ट्यूसिफेरेंट नामक प्रोटीन। ट्यूसिफेरेंट नामक प्रोटीन के वजह से जुगनू जो है खुद का प्रकाश उत्सर्जित करता है। याद रखिएगा। आप लोग कमेंट में बताए नहीं तो हमको लगा कि आप लोगों को नहीं पता है। गूगल नहीं ढूंढने गए थे क्या? आपको बताना चाहिए था। आप वीडियो नहीं देखते पूरा क्या? हम कह रहे हैं वीडियो पूरा देखिए, मेरी मानिए। 1 घंटा बैठ जाइए पलथिया मोड़ के, कहीं टेबल लगा के, और पूरी पढ़िए वीडियो। कभी भी देखिए, अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। आप आए शुरुआत में देख लिए, अच्छा आई वाला भी लई है, चलो हो गया, पढ़ लिए। जगह सा देख लेते हैं व्हाट्सएप पर कौन कौन हमारा मैसेज किया है, हाय बाय कौन किया है। हाय बाय के चक्कर में बर्बाद हो जाओगे। अभी उम्र बची हुई है हाय बाय के। इतनी पैसा कमाओ कि तुझे खिलाने वाला लड़की आए। जिस होटल में जाओ, तुम्हारा गाड़ी का जो दरवाजा है वहां लड़कियों का भीड़ लग जाए। आपके चाहने वालों की कमी ना हो। फॉलोअर्स बढ़ाओ, फॉलोअर्स। वो काबिलियत लाओगे तब ना फॉलोअर्स बढ़ेगा। ऐसे ही फॉलोअर्स किसी का बढ़ जाता है। हमें कोई पहचानता भी नहीं है, कोशिश कर रहे हैं बढ़ाने का फॉलोअर्स। आप अगर हमें पहचानते हैं ये बहुत बड़ी बात है ना। अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 68। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित है? साथियों, हम आपको बता दें, एक नया पेज ले लेते हैं, यहाँ से कुछ ना कुछ आप जान लीजिएगा अपवर्तनांक के बारे में। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश चाल बट्टा माध्यम में प्रकाश की चाल है। माध्यम में प्रकाश की, अब आपको हम बता दें कि अपवर्तनांक अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। अलग अलग माध्यम में, अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। अलग अलग होता। अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है चाल का। मतलब अगर अपवर्तनांक बढ़ेगा तो चाल घटेगा, यदि अपवर्तनांक घटेगा तो चाल क्या करेगा? अपवर्तनांक का ऐसा मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता है, मात्रक नहीं होता। बढ़ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, और यदि समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो पीछे करके फिर से देख लीजिएगा। एक कोशिश है हमारी समझाने का, और आज मेरा पार्ट 3 है। अभी नए नवेले हैं, थोड़ा सा कठिनाई हो रहा है। और सबसे खास बात हम आपको बता दें हम अपने बारे में, आप लोग जो चिंता जाहिर करते रहते हो कि सर आप नहीं आते हैं, आपसे मुलाकात भी नहीं हो पा रहा है, आप कॉल भी रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न ये है कि आपके लिए इतना मेहनत चल रहा है, फिर हम अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हमें खुद सरकारी नौकरी की जो है तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समय तो 24 घंटा ही है ना, उससे ज़्यादा तो है नहीं, जिसमें से 6 घंटा 5 घंटा सोना भी है, और मेरा तो नींद भी कंप्लीट नहीं होता ठीक से, है ना। तो समझिए इस बात को। थोड़ा सा अगर ना भी आए 1-2 दिन बीच में तो आप लोग बुरा मत मानना। समय निकालने की कोशिश करेंगे, आपके लिए हम हमेशा समर्पित है। हमारी पूरी टीम के तरफ से एक ही नारा है, आपकी सफलता हमारा उद्देश्य है। पूरी टीम मेहनत करेंगे और आपको पहुंचा देंगे, सफलता और हाल में दिला देंगे। पूरी टीम बहुत मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए। हर दिन कंटेंट तैयार हो रहा है और अच्छे अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं आप लोगों के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आकर पढ़ा रहे हैं हम लोग। सोचिए, अपना महत्वपूर्ण समय हम आपको दे रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, इसलिए हम आपको कहेंगे कि आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। इस क्वेश्चन में देखिएगा, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल, देखिए हवा में प्रकाश की चाल गुने नहीं, बटा होनी चाहिए था, गुने नहीं।
जोर नहीं, ये भी नहीं होगा। अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल, प्रकाश चाल हवा में, ये आंसर सही है। अपवर्तनांक पदार्थ में प्रकाश की चाल बटा हवा में, नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल बटा, यहाँ बटा कर लीजिएगा, ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है। अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा, अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल बटा पदार्थ में प्रकाश की चाल। चूंकि हमने बोला था कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, तो ये हो गया निर्वात वाला माध्यम, ये हो गया माध्यम वाला माध्यम, इसलिए आंसर ए बनेगा। माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके प्रकाशीय घनत्व कहा जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का डिस्कशन ज्यादा नहीं होने वाला है क्वेश्चन में, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। जब प्रकाश विरल माध्यम से सकन माध्यम में जाता है, मैंने आपको इसके बारे में कंसेप्ट पार्ट 2 पार्ट 1 दोनों में दे रखा है, तो हम डायरेक्ट इस पे करते हैं। तो विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर सटेगा और चाल तरंगधर्ज वेग कम जाएगा। तो कहाँ है ऑप्शन? इसकी गति कम हो जाती है, बिल्कुल इसकी गति क्या होती है? कम हो जाती है। आप अगर मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे है तो जाके देखिएगा, इसका कंसेप्ट हम बहुत अच्छा से दिए हैं। एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक सूचकांक 1.5 है, तो प्रकाश की गति क्या है साथियों? आपको पता है अपवर्तनांक बराबर होता है, अपवर्तनांक ये नोमेरिकल है, नोमेरिकल का स्पेशल क्लास देंगे, अब पूरी चैप्टर बाय चैप्टर नोमेरिकल करा देंगे। मेरा नोमेरिकल में बहुत मन लगता है। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल है। अपवर्तनांक दे रखा है 1.5, तो लिख लेंगे 1.5। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, लिख लेते हैं माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की। अब अगर हम काटना चले तो इसको उड़ाएंगे तो कितना जाएगा? 10, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 3 से काटेंगे तो बच जाएगा 2 × 10⁸ है क्या ऑप्शन कहीं? 2 × 10⁸। यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन को सीधा कर लीजिएगा और इस आंसर को आप लोग स्वीकार कीजिए। सीवी रमन के बारे में निम्न में से क्या गलत है? साथियों एक बात बताते हैं, सीवी रमन को 1987 में नाइटहुड की उपाधि नहीं दिया गया था। हम आपको सीवी रमन के बारे में कुछ बातें बता देते हैं, एक नई पेज लेके, वहां से सवाल बनते हैं। सीवी रमन, इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु, तमिलनाडु। पहली बात, ये जन्मे कहाँ थे? तमिलनाडु में। सीवी रमन का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु। इन्होंने क्या किया? प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकीर्णन के बारे में 28 फरवरी 1928 में बताए, और इनको इसीलिए 28 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय साइंस डे मनाया जाता है। पार्ट 2 में बता चुके हैं हम इस बात को। इनको 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला भौतिकी के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में, भौतिकी क्षेत्र, फिजिक्स एरिया में। इन्होंने 1954 ईस्वी में इनको भारत रत्न भी मिला, भारत रत्न भी मिला। और भारत के प्रथम वैज्ञानिक जिनको भारत रत्न मिला ये सीवी रमन जी थे। अब ऑप्शन को पढ़िए, आपको दिखेगा सारी बातें जो हमने लिखा था। 1954 में भारत रत्न मिला था, बिल्कुल सही। 1930 में नोबेल मिला था, सही। इनका जन्म 1988 में तमिलनाडु में हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था। 1988 नहीं लिखे है, डेट लिख लीजिए आप भी। 1988 में हुआ था। कब हुआ था? 1988 में। चलिए भाई, एक चीज छूट गया था, आगे बढ़ते हैं। उसका आंसर तो हम बता चुके हैं, 73। जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? इससे प्रकाश आर पार हो सकता है, जैसे कांच, पानी, वायु, ईटीसी कर लीजिए। ओपेक क्या है? ओपेक एक संस्था है तेल का, तेल की संस्था है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर वियना में है।
कहाँ है? वियना में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, टिड्डल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन के सिद्धांत पर कार्य करता है। साथियों, इसके बारे में थोड़ा सा और ज्ञान दे देते हैं। टिड्डल प्रभाव क्या होता है? मेरा टेक्निकल टीम आयुष है, इसकी हाल फिलहाल में शादी जो है हुआ नहीं है, लेकिन होगा ही एक न एक दिन। तो क्या हुआ कि शादी में तो काफ़ी मतलब जो होता है, आप जानते हैं कि थकान होता है। तो शादी के बाद सुहाग रात वाली दिन में ये क्या किया, अपनी पत्नी के पास सोने गया। अब पत्नी क्या की, एक गिलास दूध लेके आई। एक गिलास दूध लेके आई और दूध में हल्दी, हल्दी क्या, हल्दी, कुछ एनर्जी देने वाला दवा मिला रखा था। ग्लूकोज कहो, ग्लूकोज, ये सब मिला रखा था इनकी मैडम। अब इसने क्या किया, इसे शक हुआ कि क्या क्या मिला के लाए हो, कोई षड्यंत्र तो नहीं है। अभी अभी शादी की है, लड़की पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, कुछ भी कर सकती है। क्या पता कहीं अलग सेटिंग हो, ये मेरे को मारे फिर उसके साथ चले जाए, गार्जियन के दबाव में शादी किया हो। इसने क्या किया, एक लाइट जलाया। जैसी लाइट जलाया, जैसी लाइट जलाया, चलो स्विच लगा देते हैं ना, तो कहोगी लाइट जला कहाँ, इसके अंदर बैटरी है भाई 2 गो, और निप्पो कंपनी के बैटरी है, तेल लगा हुआ है। जब लाइट जलाया तो इसके अंदर बहुत सारे कण दिखा। क्या दिखा? कण दिखा। ये जो छोटा छोटा कण दिखा, इसे बोलते हैं कोलाइड। कोलाइड, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या बोलते हैं, कोलाइड बोलते हैं। और इस कोलाइड से प्रकाश क्या किया, टकरा के परावर्तित हुआ, प्रकीर्णित हुआ। इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। और यह प्रक्रिया जो है, यह पथ दिखने का जो प्रक्रिया है, जो पथ दिखा, ये पथ दिखने का प्रक्रिया को हम लोग टिड्डल प्रभाव कहते हैं। टिड्डल प्रभाव कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन है, देख लेते हैं, उसके बाद फिर बातें करते हैं छोटी सी थोड़ी सी। आप लोग वेट कीजिएगा, तुरंत छोड़ के नहीं चले जाइएगा, मेरी भी कुछ कहने का मन करता है आप लोगों के बीच। प्रकाश की गति अधिकतम निम्न से किस में होती है? प्रकाश की गति सबसे अधिक निर्वात में होती है। इस क्वेश्चन पर डिस्कशन पहले हम कर रखे हैं। तो आज का 75 क्वेश्चन समाप्त हुआ, ये पार्ट 3 था। इसके बाद कल पार्ट 4 जाएगा, जो 75 से 100 यानी 75 से 100 क्वेश्चन तक आपका होने वाला है। आप लोग क्या कीजिएगा कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स करके बताइए कैसा लगा वीडियो। और सबसे खास बात, वीडियो जरूर देखिए और पूरा तक देखिए, बहुत मजा आने वाला है। आज थोड़ी सी मूड ठीक नहीं था, जिसके वजह से पूरी पढ़ाने पे फोकस किया है, नहीं तो हम इतना आराम से, इतना अस्थाई से पढ़ाने वालों में से नहीं है, और इतना कम कंटेंट देने वालों में से नहीं है। मेरे पास बहुत है। पार्ट 4 पार्ट 5 में ये चीज़ें आपको दिखेगी। और अभी नए नए है तो थोड़ा सा कैमरे के सामने आने में हमें सावधानी बरतनी पड़ रही है, क्योंकि देखते हैं वीडियो कहाँ तक फैलता है, किस प्रकार का रिस्पॉन्स आता है। फिर हम अपने रफ्तार में, हम अपने उत्तेजनाओं के साथ ही पूरा वीडियो शूट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अंत तक रुके टिके रहे। लव यू आप सबों को। और टीम आपके लिए मेहनत कर रही है, आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, अपने साथियों को भी बताइए कि अब व्यवस्था हो चुका है, फ्री में पढ़ेंगे, पढ़ के कुछ ना कुछ करेंगे। कम से कम इतना तो ज्ञान रखेंगे जो हमें कोई बुर्बक बना के ना चले जाए, क्योंकि जिंदगी में ज्ञान एक ऐसी हथियार है जो कुछ भी करा सकता है। सबसे मजबूत बनाता है ज्ञान, है ना? सबसे मजबूत बनाता है ज्ञान। थैंक यू, धन्यवाद, लव यू ऑल।